हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसके पोस्ट यानी कि मिड क्रेडिट सीन की डिटेल की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख भी रहा होगा। और अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट क्यों किया है, उसकी भी डिटेल मैंने उसी वीडियो में दी है, इसलिए आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो बेसिकली स्पॉइलर की कैटेगरी में आती है कि असल में इन दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन से एमसीयू के फ्यूचर को किस तरीके से सेट किया गया है। बाकी अब चलिए आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं सारी की सारी डिटेल्स यानी कि इस फिल्म के एंड क्रेडिट सीन की, जिसमें जाने से पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इसी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया, इस फिल्म के दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन में डिटेल्स के नाम पर बहुत कुछ दिखा दिया गया है, अगेन एमसीयू के फ्यूचर से रिलेटेड, जिनमें से मैं बात करने वाला हूँ थॉर लव एंड थंडर फिल्म के एंड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि एक हिसाब से एमसीयू के यूनिवर्स की वैलहैला की डिटेल्स को कंफर्म करती है। और हाँ, वहाँ पर रह रहे एसगार्डियंस के कैरेक्टर की, जिनके बीच जेन फॉस्टर क्या कर रही है, वही सारी की सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। जिन सभी से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल तो हमें इस फिल्म में इटर्निटी के नाम पर देखने के लिए मिली है, जो बेसिकली एमसीयू का ही वर्जन है, क्योंकि मार्वल के कॉमिक बुक में इटर्निटी को किसी की भी विशेष के लिए बनाया नहीं गया था, बल्कि कॉमिक बुक में ये कैरेक्टर एक हिसाब से पूरे के पूरे यूनिवर्स का गॉड है। जो डिटेल ऑब्वियसली हमें इसके पूरे के पूरे फिगर में ही नजर आती है कि असल में इन सब की शुरुआत इटर्निटी से ही शुरू होती है। और इसके अलावा इस मार्वल की कॉमिक बुक में इटर्निटी की बहन इन्फिनिटी भी है, जो बेसिकली अब एमसीयू के यूनिवर्स का हिस्सा बन चुकी है। कैसे, तो उसके लिए बस आपको इस पूरी की पूरी फिल्म के ब्रेकडाउन की वीडियो का वेट करना होगा, क्योंकि टाइटल के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में बात सिर्फ और सिर्फ थॉर लव एंड थंडर फिल्म के दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन की करने वाला हूँ। जिनमें बात कर लेते हैं इस फिल्म के सबसे पहले पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि असल में जेन फॉस्टर की डेथ के बाद का था, जिसकी कंटिन्यूएशन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन में इसी बात को कंफर्म किया गया है कि जेन मरने के बाद इंसानों की तरह किसी नॉर्मल हेवन में नहीं, बल्कि नॉर्थ माइथोलॉजी के वैलहैला पहुंच चुकी है, जहां पर मरने के बाद सारे के सारे वॉरियर्स, जो बेसिकली ओडेन और उन सभी को पूछते हैं, वही लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए जो शर्तें हैं, उसे आपने फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से कान खोलकर सुना होगा, वो भी बार बार, जिसकी अच्छी खासी डिटेल लेडी स्विफ्ट के साथ साथ थॉर हमें बोलता हुआ नजर आता है, वो भी तब जब लेडी स्विफ्ट को ऐसा लगता है कि वो मरकर बस अभी वैलहैला ही जाने वाली है। लेकिन थॉर इस बात को रिपीट करते हुए उसे बताता है कि उसका सिर्फ एक हाथ ही वैलहैला पहुंचा है, क्योंकि वो अब भी जिंदा है। बाकी वल्कायरी ने भी जेन फॉस्टर को वैलहैला के बारे में बताते हुए यही डिटेल एक्सप्लेन की कि उन सभी की आन शान और जान लड़ाई में कुर्बान होना है, वो भी काफी बेरहमी से मरकर, जिसके बाद जाकर उन्हें जगह वैलहैला में दी जाती है। जिस हिसाब से अगर थियरी के द्वार को खोला जाए, तो उस वैलहैला में सिर्फ हेमडाल नहीं, बल्कि थॉर के पिता ओडेन और उसकी माँ फ्रेका भी है। और हाँ, एसगार्ड के वो सभी लोग भी जिन्होंने एसगार्ड के लिए अपनी जान दी है, यानी कि वॉरियर 3 और थॉर के दादा वॉर भी इसी वैलहैला जैसी जगह पर देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनमें अब एमसीयू की कहूँ या फिर हेमडाल की तरफ से बोली गई कंफर्मेशन के हिसाब से इस जगह को लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, जो कि मरने के बाद उनका दूसरा घर माना जाएगा। हालांकि एसगार्ड वाले जिस एसगार्ड पर रहते हैं, वो भी किसी हेवन से कम नहीं है, क्योंकि असल में उनके मानने वालों को जगह यहाँ पर एसगार्ड में नहीं, बल्कि वैलहैला में दी जाती है, जो अब मरने के बाद बेसिकली सीधे अपने गॉड्स ओडिन से जाकर मिल सकते हैं, और हाँ, बाकी दूसरे गॉड से भी। तो इस हिसाब से अब अगर देखा जाए, तो लैंड्स ऑफ गॉड की ये जगह उन भगवानों के लिए एक रेस्टिंग प्लेस हो सकती है, ठीक एमसीयू के बाकी दूसरे बनाए गए इंटरसेक्शनल प्लेन्स की जगह की तरह, जो अब हमें एमसीयू की थॉर लव एंड थंडर फिल्म में भी दिखा दी गई, अगेन वैलहैला के नाम से, जिसमें अब एमसीयू के यूनिवर्स की बाकी दूसरी ऐसी ही जगह यानी कि पॉकेट डायमेंशन की बात करें, जहाँ पर मरने के बाद लोग पहुँचते हैं, तो ब्लैक पैंथर फिल्म उस पर सबसे पहले निकल कर आएगी, जहाँ पर हमने सारे के सारे वकांडा के किंग यानी कि ब्लैक पैंथर्स को देखा, जिस जगह को ब्लैक पैंथर के यूनिवर्स में एनसेंट्रल्स प्लेन कहा जाता है। उसके बाद ऐसा ही डायमेंशन हमने मून नाइट की सीरीज में ड्यूट नाम की जगह से देखा, जिस पूरी जगह की डिटेल्स को इस सीरीज में सेवरथ नाम की कैरेक्टर यानी कि गॉड ने एक्सप्लेन किया था, और इसी के साथ साथ वहाँ पर उसने डिटेल यानी कि एमसीयू के यूनिवर्स की कंफर्मेशन ऐसे और भी कई सारे इंटरसेक्शनल प्लेन की जगहों का किया था। बाकी अगर एमसीयू के यूनिवर्स में वैलहैला एग्जिस्ट करता है, तो नो डाउट हेल भी एग्जिस्ट करता होगा, जिस जगह पर ओडिन ने हेला को कैद कर रखा था, जो कि अब उस फिल्म के एंड के बाद कहाँ पर जाकर टेलीपोर्ट हुई है, फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है। लेकिन अगर उस पर भी थियरी की बात की जाए, तो हो सकता है कि हेला कहीं न कहीं जाकर मेफिस्टो से मिल चुकी है। आई नो मेफिस्टो का नाम लेना आज की तारीख में एमसीयू के यूनिवर्स का एक बहुत ही बड़ा मीम बन चुका है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस इस एमसीयू के यूनिवर्स में है, ये बात तो तय है। जिसकी अब अगर कंफर्मेशन की बात की जाए, तो वैसी एक काफी हैवी कंफर्मेशन कह लो या फिर एक ग्लिम्स हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म में भी देखा, जहाँ पर हमें क्लियरली 2 बार हेल जैसी जगह को दिखाकर एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस दे दिया गया कि हेल जैसी प्लेस भी एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज की इस तरीके की हरकतों से उस जगह पर भी किसी न किसी तरीके की हलचल हुई होगी।
होगी जो कि हो सकता है कि मेफिस्टो ने भी नोटिस की है। और अगर अब इतना कुछ भी होने के बाद वो कैरेक्टर ऐसे ही शांत और काफी चुपचाप बैठा रहा तो फिर ऐसी जगह एमसीयू के यूनिवर्स में किसी काम की भी नहीं। खैर, लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स मैं बस आपको थॉर लव एंड थंडर फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप ये समझ जाओ कि वैलहैला का मतलब एमसीयू के यूनिवर्स में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक इन बाकी दूसरी प्लेसेस की तरह। क्योंकि अब अगर इसे कॉमिक बुक से कंपेयर किया जाए तो पूरे एसगार्डियंस और एसगार्ड के तबाह होने के बाद थॉर की खुद ही की टाइटल के वॉल्यूम 3 में इस तरीके के कारनामे को अंजाम दिया था, जिसमें वो अर्थ के उन ह्यूमंस के पास जाता जिनकी पूरी की पूरी उम्मीद जीने की एक हिसाब से टूट चुकी थी, और ऊपर से वो लोग एसगार्ड की अर्थ की बॉडी के होस्ट भी है। और फिर क्या, उनके पास जाकर उसका काम एसगार्ड के लोगों को जगाने का था, क्योंकि एसगार्ड वो ऑलरेडी अर्थ की एक प्लेस पर बना चुका था, जिसे लेकर कॉमिक बुक में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में हमने ऐसी बुरी सिचुएशन फिलहाल तो अब तक इस नए बने हुए एसगार्ड को लेकर बिल्कुल भी नहीं देखी है, क्योंकि अब ये एसगार्ड एमसीयू के यूनिवर्स का असल में डिज्नीलैंड है, जिस जगह पर इंसान जाकर कई सारी अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिस कारण से एसगार्ड वालों का बिजनेस भी बूस्ट पर है, जहाँ की किंग असल में वैल्कायरी है, थॉर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कॉमिक बुक के उस ज्ञान को एसगार्डियंस कैसे जिंदा हुए वहीं तक रखते हैं, जिसके बाद आते हैं फिर से एसगार्ड की नई बनी किंग यानी कि क्वीन वैल्कायरी पर। तो अब इससे ऐसा ही लगता है कि वो कैरेक्टर इस फिल्म में जिस तरीके से जख्मी हुई और एसगार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है, उस कारण से तो इस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में फ्यूचर में भी शायद से एसगार्ड की ही सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रखा जाएगा, क्योंकि ये टैग अब अगर कॉमिक बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो जेन फॉस्टर के कैरेक्टर को मिलना चाहिए। हालांकि कॉमिक बुक में भी 2 वैल्कायरी एग्जिस्ट करती है, जिनमें से एमसीयू के यूनिवर्स की वैल्कायरी के साथ क्या सिचुएशन हुई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद बात करते हैं जेन फॉस्टर यानी कि कॉमिक बुक की बनी हुई वैल्कायरी के कैरेक्टर की। तो इस कैरेक्टर आर्क को कॉमिक बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से फैंस के लिए सर्व किया गया था, जिसकी शुरुआत के कुछ वॉल्यूम में सस्पेंस बस यही बनाकर रखा गया था कि असल में माइटी थॉर है कौन। और उसके बाद जब ये सस्पेंस रिवील हुआ था तो फैंस काफी ज्यादा सरप्राइज थे, जिस मोमेंट को अनफॉर्चुनेट फिल्म के तौर पर फैंस बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस चीज को पहले ही स्पॉइल कर दिया गया था। और अब माइटी थॉर की इस पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को एमसीयू में जिस तरीके से हैंडल किया गया है वो भी एक अनफॉर्चुनेट ही माना जाएगा, क्योंकि कॉमिक बुक में माइटी थॉर की पूरी सिचुएशन और हाँ कहानी के आर्क को आई थिंक 1 से 1.5 साल तक कंटिन्यू रखा गया था, जिसमें आप समझ सकते हो कि ये स्टोरी लाइन कितना ज्यादा बड़ा और मार्वल की कॉमिक बुक में कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल था। लेकिन खैर, कॉमिक बुक से माइटी थॉर की डेथ को एग्जैक्ट सेम दिखाकर जेन फॉस्टर यानी कि नेटली पोर्टमैन को मार तो दिया गया है, जो कि इस रोल को प्ले कर रही एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस है। और ऐसे एक्ट्रेस के साथ काफी ज्यादा लंबी डील को भी निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, जिसकी बीच की सिचुएशन नेटली पोर्टमैन और एमसीयू के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं चली थी। इसलिए हमें उनका कैरेक्टर फिल्म से यानी कि थॉर द रैग्नारोक फिल्म से बिल्कुल गायब कर दिखाया गया था। लेकिन अब उनके बीच सब कुछ ठीक है, तो हो सकता है कि वैल्कायरी के कैरेक्टर को लेकर किसी तरीके के स्पिन ऑफ की प्रिपरेशन की जा रही हो, जिसमें वो कॉमिक बुक की ही तरह मरकर रिटर्न आए, क्योंकि ओडिन उसे उस जगह पर ना रखते हुए हो सकता है कि एसगार्ड की जिम्मेदारी को कंटिन्यू करने के लिए भेज दे, यानी कि एसगार्ड को गार्ड करना वो भी वैल्कायरी बनकर, क्योंकि थॉर इस जिम्मेदारी को कभी निभाता है तो कभी बाकी दूसरी सिचुएशन में फंसा हुआ होता है। ऐसे में उसके लिए चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ भी सकती है। इसलिए अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए तो भी सिचुएशन ठीक रहेगी, वरना वैल्कायरी के लिए अगर एमसीयू में किसी तरीके की जगह को खोल कर रखना है और टेसा थॉम्पसन के ही कैरेक्टर को वैल्कायरी बनाकर रखना है, तो एक दूसरा ऑप्शन वैल्कायरी को एज अ डेथ के नाम से भी रिफर करके रिटर्न किया जा सकता है, जिसमें उसके पास पावर्स वैल्कायरी के गोल्डन विंग्स को छोड़कर लोगों की डेथ कब और किस सिचुएशन में होगी और वो भी कैसे, वो सारी की सारी डिटेल्स होती है, ताकि इससे वो दुनिया में रह रहे उन लोगों को ढूंढ सके जो लोग एक करप्ट सोल के साथ इस दुनिया में रहकर अपने घिनौने कामों को अंजाम देना चाहते हैं। और हाँ, इसमें रोबोट भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कॉमिक बुक में जेन फॉस्टर ने कुछ इसी तरीके के कामों को कर अगेन कई सारी चीजों को अंजाम दिया है। जिस कैरेक्टर को अगर मैं काफी सिंपल कर डिस्क्राइब करूँ तो डेथ नोट के 2 कैरेक्टर रायुक और मिसा अमानी आपको याद ही होंगे। तो इन्हीं की तरीके की पावर्स सिंपली जेन फॉस्टर के कैरेक्टर के पास रहेगी अगर वो वैल्कायरी को छोड़ डेथ जैसी पावर के साथ एमसीयू में रिटर्न आती है तो। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है अगेन एमसीयू पर कि वो जेन फॉस्टर के कैरेक्टर को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि माइटी थॉर के टैग को फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में किसी और ही कैरेक्टर को दे दिया गया है, जो आगे चलकर हो सकता है कि इस लेगेसी को एमसीयू के यूनिवर्स में कंटिन्यू करे। यानी कि एमसीयू का डर अब भी फैंस पर बरकरार है, जिस पर बस जरूरत है तो एमसीयू वालों को अपना टेक लेने कि वो फ्यूचर में उस स्टोरी लाइन यानी कि उस यूनिवर्स को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी हाँ, 2 इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग बातें, जिनमें से एक सोल वर्ल्ड से रिलेटेड है कि वो यूनिवर्स एमसीयू के यूनिवर्स का पॉकेट डायमेंशन है भी या नहीं, जहाँ पर मरने के बाद कौन जाता है और कौन नहीं। फिलहाल तो उसकी ऐसी कोई भी थियरी और कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई है, इसलिए उस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया है। और ऐसी ही एक थियरी लोकी के भी वैल्हैला में होने की है, यानी कि एमसीयू के प्रेजेंट के टाइमलाइन के मरे हुए लोकी की, क्योंकि जिस लोकी को हम उसकी खुद की ऑफिशियल सीरीज में देख रहे हैं वो असल में एक वेरिएंट है, जिसके साथ मरने जैसी सिचुएशन फिलहाल तो अब तक नहीं हुई है। लेकिन अगर आगे ऐसा किया जाएगा तो फैंस के लिए इस काफी अच्छे क्रिएट किए गए लोकी के वेरिएंट का एक अनफॉर्चुनेट ही रहेगा, जिस कैरेक्टर को डेवलप कर मारना असल में एक बहुत बड़ी बेवकूफी रहेगी। और बात रही एक अच्छे लोकी के मरे हुए होने की भी, तो वो भी चीज सही नहीं लगती, जिनमें अब चीजें बस फैंस को कंफ्यूज ही कर रही है, क्योंकि वैल्हैला में मरकर पहुंचने के बाद एमसीयू के यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अगेन थियरी है, जिससे मुझे ऐसा ही लगता है कि किसी भी
रिटर्न नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि जो कोई भी मेन कैरेक्टर वहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो एक अच्छे नाम और अच्छा टाइम डिजर्व करते हैं, वो भी अच्छी डील के साथ, ताकि वो एमसीयू में फिर से रिटर्न आए, जिस डील पर हो सकता है कि एमसीयू वाले बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये डेथ अभी के लिए तो जेन फॉस्टर की मुझे परमानेंट लग रही है। और अगर उसके भी रीजन की बात करें तो एमसीयू के यूनिवर्स में यंग एवेंजर्स जैसी नाम की भी चीजें आपने सुनी होगी, जिस पर हो सकता है कि अब आगे चलते हुए हेमडाल का बेटा उसकी जगह ले ले, जिसे एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस बस ऐसे ही नहीं करवाया गया होगा। और अगर इसमें भी कॉमिक बुक पर नजर डाली जाए तो कॉमिक बुक में हेमडाल की वो जिम्मेदारी उसके बेटे ने नहीं बल्कि लेडी स्विफ्ट ने उठाई थी, जिसे हाँ इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाकर वो भी एक हाथ के साथ इस बात की कंफर्मेशन दे दी गई है कि लेडी स्विफ्ट का कैरेक्टर अब एमसीयू के यूनिवर्स में 3 वॉरियर्स की तरह एसगार्ड में सोल्जर प्रिपेयर करने की है, जिन्हें फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में स्पेस रेंजर का टैग दिया गया है, यानी कि एसगार्ड का आने वाला भविष्य जिस पर एमसीयू ने अपने पूरे के पूरे दाव खेल दिए हैं। और अब इस बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस पूरी की पूरी डिटेल को खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरी वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।